बताइए सर, आज क्या जानकारी लेकर के आए? पहले बाजार पे बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए सर, यहाँ पे एक चीज है जो अब अपने को स्लाइट कॉशियस मोड पे रखने के लिए थोड़ा उस डायरेक्शन में जाने के लिए हो रहा है, क्योंकि आप देखिए कि अभी नेक्स्ट वीक 21 तारीख को फेड की रेट का डिटेल्स आने का है, पॉलिसी चेंज होने की बात हो रही है। और कुछ टाइम पहले तक तो 0.75 बेसिस पॉइंट थी, बट अब वो पूरे 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1% रेट हाइक की बातें आ रही हैं, क्योंकि जो अभी डेटा आया था यूएस इन्फ्लेशन का 8.1%, तो उसको देख के अब वो जिस तरीके से कदम उठाना चाह रहे हैं वो उनका सर पॉलिसी मैटर है, मगर उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमको, जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज्यादा है कि उसके चलते अब थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो सर उसके चलते कॉशियस अप्रोच ही रखेंगे। ये नहीं होगा कि मार्केट हमारा एक ट्रेंड जो पकड़ा है उससे रिवर्स कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट अच्छा है, मार्केट ऊपर है, बट मैं कॉशियस अप्रोच सिर्फ इसके लिए रखने के लिए बोल रहा हूँ कि पॉलिसी आती है, और पॉलिसी के आने के बाद थर्सडे को जब हम रिएक्ट करेंगे तो हम कितना गैप डाउन करते हैं, और उसके पहले 3 ट्रेडिंग सेशन और हैं यूएस के जिसके साथ हमको अभी चलना होगा। तो एक कॉशियस अप्रोच रखें, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं नजर आती। अगर एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है उसको हम इग्नोर करें, अल्टीमेटली हम अच्छे हैं, रेंज हमारी पुरानी वाली ही है। मगर हाँ, एक कॉशियस अप्रोच सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी फेड की पॉलिसी जो आएगी उसके बाद ही 28 टू 30 सितंबर आपकी भी आरबीआई की मीटिंग चालू हो जाएगी, और उसके बाद उनकी भी रेट हाइक कितना वो करते हैं उस पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन निकाल लें थोड़ा कॉशियसली, और रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, दोनों चीजें आप बता रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि चिंता की बात भी है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। ये वही वाली चीज है कि टीवी मेरा बाकी पूरा सब कुछ चल रहा है, बस उसमें पिक्चर नहीं आ रही और आवाज नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रहा और ऑडियो नहीं आ रहा, बाकी पूरा टीवी ठीक है मेरा। तो ये उसी तरीके की चीज नहीं है? नहीं 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 सर, मैं आपको चलिए इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर लेते हैं अपन। आपने यूजुअली देखा होगा सर, मैं जितना भी आपके लिए और दर्शकों के लिए जितनी भी रिकमेंडेशंस लेकर आता हूँ, जितने भी इन्वेस्टमेंट आइडियाज लेकर आता हूँ, आपने यूजुअली नोटिस किया होगा वो अपना एक डिसेंट टाइम तो आपको देते हैं कि आप उसमें आराम से एंटर कर सकें, और उसके बाद वो ग्रेजुअली चलना चालू करते हैं। मतलब कितनी ऐसी रिकमेंडेशंस जो रिसेंट टाइम में है वो अभी भी उसी प्राइस बैंड में ही मेंटेन कर रही है। तो मेरा एक फिलॉसफी जो है सर, वो बहुत ज्यादा आराम से इत्मीनान से मार्केट में इन्वेस्ट करके, और ज्यादा पैनिक मोड में ना आने वाला इंसान हूं मैं थोड़ा, और वही फिलॉसफी मैं समझता हूं कि सबके साथ होनी चाहिए। बट जो मैं आपको थोड़ा सा एक कॉशियस साइन बोल रहा हूँ सर, वो सबकी फिलॉसफी नहीं होती जो मेरी है। कुछ लोग ट्रेडिंग बेट्स भी लेके चलते हैं, जो ट्रेडिंग बेट लेके चलते हैं सर वो बहुत ज्यादा स्पॉट ऑन टेक्निकल्स, जो आपके पॉइंट्स चेंज होते हैं उन पे उनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाते हैं, और उसके बाद जब मार्केट ऊपर आता है तो उनको लगता है हमने स्टॉप लॉस गलत लगाया। वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ेगी, बट मार्केट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। इन द सेंस आपको आने वाले 10 दिन मार्केट एक्सट्रीम मूवमेंट अपसाइड डाउनसाइड दिखा सकता है, मगर जो हमारा ट्रेंड है वो नहीं चेंज हो रहा है, हम अभी बुल ट्रेंड में ही हैं, हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी प्रॉब्लम है, वो उनकी प्रॉब्लम है, और हम अच्छे हैं सर। तो टीवी में पिक्चर ट्यूब वाली परेशानी नहीं है सर। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूं कि बारिश का मौसम है तो आपका हो सकता है केबल कनेक्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, तो उसके लिए विचलित ना हो, केबल कनेक्शन आपका इंटैक्ट रहेगा। जैसे ही बादल छटेंगे वापस हम टीवी पे आएंगे और टीवी पे सब कुछ दिखने लग जाएगा। तो सर कोई परेशानी नहीं है, बस ये कॉशियस मोड में हमेशा इसलिए दे देता हूँ, जब भी थोड़ी सी गड़बड़ी होती हुई दिखती है मैं हमेशा इसलिए दे देता हूँ ताकि ट्रेडर्स उस हिसाब से अपनी पोजीशन थोड़ी सी लाइट करके रखे। इन्वेस्टर्स के लिए सर कभी कोई परेशानी नहीं होती, मार्केट्स ऑलवेज गुड टू बाय। इन्वेस्टर के लिए कोई चिंता की बात नहीं, ट्रेडर के लिए है भी, तो बस उतनी है, थोड़े टाइम की वोलेटिलिटी रहेगी, तो सफर रुकना नहीं है कह रहे हैं रचित सर, लेकिन टर्बुलेंस आ सकता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हवाई जहाज आपका हिल सकता है, वो कह रहे हैं।
पिक्चर रुक नहीं रही, फिल्म नेट वो कनेक्ट टीवी बंद नहीं हो रहा, बस थोड़ी देर के लिए। और अब सर वो पुराना वाला नहीं आता सिग्नल वाला कि एंटीना घुमाइए और ठीक हो जाए, अब बफरिंग आती है कि थोड़ी देर बफरिंग हो जाएगी, लेकिन फिर वहां से उसके आगे फिर वापस आगे चालू हो जाएगा। तो डिजिटल जमाना है, चीजें थोड़ा और अलग चेंज हो गई। सर कुछ हमारे जैसे स्कूल भी है अभी भी, मतलब आप मानेंगे नहीं, आई एम वन ऑफ द फ्यू पीपल कि हमारे घर में जितने भी टीवी है और मेरे ऑफिस में जो टीवी है सर, टाटा स्काई मेरा हटा नहीं है अभी तक, लैंडलाइन फोन मेरे हटे नहीं है अभी तक। तो मेरे को बारिश मैं उससे पहले की बात कर रहा था जिसमें एंटीना भी घुमा करके दिखाना पड़ता था कि अब आई आवाज की नहीं आई, अब जब मैच लगाना होता था। अच्छा रचित सर, लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़े ये बताइए कि अगर आप कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत टर्बुलेंस आएगा और वापस से हम उस ट्रैक पे आ जाएंगे, कौन से सेक्टर्स होंगे जो कि आपको लगता है कि अब लीड करेंगे? सर देखिए, इसमें एक चीज है, आज जो मैं एक रिकमेंडेशन लेकर आया हूं वो भी उसी सेक्टर के लेकर आया हूं। और उसके पहले मैं ये कहना चाहूंगा सर कि हमको थोड़ा सा, जैसे आईटी परफॉर्म कर रहा है कुछ दिनों से, और वो कंपनीज जिनका इंटरनेशनल एक्सपोजर यूरोप की तरफ है, वो जिस तरीके से मार्केट में सफर कर रही हैं, तो उसको देखते हुए हमको एक चीज देखनी होगी सर कि आने वाले टाइम में हमको अपनी पोर्टफोलियो थोड़ी सी संभाल के रखनी चाहिए। और जिन कंपनीज का यूरोप में अच्छे से एक्सपोजर है इन टर्म्स ऑफ उनका बिजनेस रेवेन्यू अगर यूरोप से आ रहा है, तो उनका कैसे आ रहा है, किस कंपनी से आ रहा है, उसकी डिटेल एनालिसिस करके, और अगर ऐसा लग रहा है कि वो कंपनीज प्रॉब्लम में आने वाली, जैसे आप देखिए कि आज जितनी भी हमारी मेजर लीडिंग आईटी कंपनीज हैं उनका यूरोप में अच्छा एक्सपोजर है सर। हर कंपनी का एटलीस्ट टू द डाउन साइड 1/3 बिजनेस जो है वो यूरोप से ही आ रहा है। एंड दैट इज द रीजन आप देख रहे हैं कि आईटी कंपनीज मार्केट, जैसे कल आपकी बैंक निफ्टी ने भी हाई मारा, बट वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। तो उस चीज को हमको देखना होगा। अभी लेटली आपने देखा हो, हमारी एक रिकमेंडेशन है टाटा मोटर्स, जिसने भी बीटिंग ली थी, क्योंकि यूरोप के कारण वो प्रॉब्लम में आ रहे हैं। तो जिनका रेवेन्यू यूरोप से है जिस भी कंपनी का, उसको थोड़ा सा हम देखते हुए चलें। अगर हम सर बात करते हैं परफॉर्म करने वाली, जो सर परफॉर्म करने वाले के लिए मुझे बैंकिंग एंड फाइनेंस अच्छा लग रहा है अभी यहाँ पे, और मुझे एफएमसीजी भी अच्छा लग रहा है। तो ये दो सेक्टर्स हैं जो आगे आने वाले समय परफॉर्म करते हुए लगते हैं। बट जितनी भी कंपनीज हैं जिनका स्पेसिफिकली यूरोप में रेवेन्यू का एक्सपोजर अच्छा है, उनको हमको अपने पोर्टफोलियो में रिविजिट करके और रीशफल करना होगा। अगर लॉस आ रहा है तो लेवल्स देख के एग्जिट करें और कहीं और री इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि सर यूरोप की सिचुएशन ठीक होती हुई नहीं दिख रही है। पिछली बार भी मैं आया था, मैंने आपसे जर्मनी की बात करी थी, यूरोप की सिचुएशन सर टेंस्ड होती जा रही है दिन पर दिन। तो उस चीज को थोड़ा सा हम ध्यान में रखें, अदरवाइज हमेशा की तरह एवरीथिंग इज फाइन। तो बाकी चीजें ठीक है, लेकिन यूरोप के लिए संकट के बादल हैं और वो निश्चित रूप से और गहराएंगे, क्योंकि विंटर इज कमिंग, एक जो बहुत ही प्रचलित सा वो गेम ऑफ थ्रोन्स का एक वो है, एक कहना है कि वो वाला कि विंटर इज कमिंग, यानी कि एक तरीके का वो वाला कि आगे बड़ा संकट है। वो संकट यूरोप के लिए एक्चुअली आने वाला है, क्योंकि अब विंटर के अंदर में जहां उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट, जिससे कि वो घरों को और सब चीजों को गर्म रखते हैं या चीजों को चलाते हैं, वो गैस, एनर्जी, ऑयल, वो सारी चीजें जो कि रशिया से मिलती हैं, उस पे कहीं ना कहीं रशिया ने रोक लगा दी है। तो जो सैंक्शंस इधर से चले थे यूएस और यूरोप से, वो उल्टे हो गए हैं, वो सैंक्शन उधर से लग रहा है कि रशिया ने लगा दिए हैं, और उसका बड़ा चैलेंज आएगा। इंडिया इसलिए सेफ है कि हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है जिसपे हम ज्यादा डिपेंडेंस अभी तक चल रही है, वो है क्रूड ऑयल, और वहां पे क्रूड ऑयल हमें रशिया दे रहा है, या कहीं ना कहीं चीजें बैलेंस आउट हो रही हैं, या क्रूड ऑयल के दाम भी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा रहे हैं, बीच बीच में कमी आ रहे हैं, और वाला चाइना की जिस तरीके की हालत है उसके चलते भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्लो डाउन बाकी जगह हो रहा है, उसके चलते भी क्रूड ऑयल भी नीचे आ रहा है, और कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड ही है फिलहाल। तो इसलिए सिर्फ वही एक चीज है जो कि इंडियन सिस्टम को, इकोनॉमी को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकती है। बाकी अदरवाइज हम खुद अपने आप में बहुत सक्षम हैं, आत्मनिर्भर हैं, और बढ़िया है, सब कुछ ठीक है। और दिनेश शर्मा जी कह रहे हैं रचित जी कि आपके लिए कि रचित जी यू आर रॉकिंग, तो वो है। और किशन कुमार जी ने आपके लिए संदेश लिखा है कि खंडेलवाल जी यू आर वेल विशर ऑफ फॉर इन्वेस्टर्स। तो शुभ चिंतक हैं आप, और उनको आप सही समय से सही जानकारी पहुंचा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलिए, तो ये हुआ बाजार पर बातचीत। रचित जी, आज
कौन सा शेयर लेकर के आए हैं जहां निवेश किया जाए और बढ़िया मुनाफा कमाया जाए? सर इसके पहले एक चीज ऐड करना चाहूंगा, और जितने भी अपने फाउंडर इंडिया के दर्शक हैं उनको ये चीज कहना चाहूंगा, अभी इसी वीक में 1-2 दिन पहले जो आप अभी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को अगर थोड़ा बेहतरी से समझना हो तो एक वीडियो आपकी जो कंचन नौटियाल मैम है उन्होंने शूट करके डाला है क्रूड ऑयल के ऊपर, और क्रूड ऑयल से कौन सी पर्टिकुलर अपनी इंडस्ट्रीज हैं जो बेनिफिट में आएंगी, और उसके अलावा क्रूड ऑयल की ये पोजीशन, और जो अभी अपन यूरोप की, यूएस की और चाइना की बात कर रहे हैं वो पूरा इन डिटेल समझाया गया है। शी हैज रियली वर्कड क्वाइट वेल ऑन दैट। मैं रिकमेंड करूंगा जिसको भी इसके बारे में और जानना हो वो वीडियो जरूर जाके देखे, बिकॉज फ्रैंकली देयर आर सर्टेन पीपल जो जिन मतलब हुआ मैं नोन और जिनको मैं कभी भेजता नहीं था अपने फाउंडर इंडिया के वीडियोस, बट उनके भी मेरे पास रिस्पॉन्स आए हैं कि सर बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है। तो एक नॉलेज बढ़ाने के लिए दैट्स अ वेरी गुड वीडियो व्हिच आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड गो एंड वॉच। सर एक तो हो गई बात ये। अब इसके अलावा सर एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। 2 सितंबर को एक मैंने रिकमेंडेशन दी थी सर, और वो थी सर KRBL। फन पार्ट इज दिस कि उस पर्टिकुलर रिकमेंडेशन पे जब मैं दे रहा था तो आपने मेरे से एक और काउंटर के बारे में पूछा था सर, और अब इसको कैसे समझा जाए वो आप ही जाने, मैं तो बोलूंगा तो आप मानेंगे नहीं, बट KRBL 320 रुपए पे रिकमेंड किया गया था, और उसने अपना पहला टारगेट 380 रुपए जो है वो मोटा मोटी टच कर लिया, बिकॉज 379 रुपीज कुछ पैसे ये टच किया था। बट सर उस दौरान आपने मेरे से LT फूड्स के बारे में पूछा था, और KRBL और LT फूड्स को जब मैंने चलते हुए देखा तो शायद मुझे लगा कि उस टाइम मुझे LT फूड्स को भी पकड़ ही लेना चाहिए था, क्योंकि सर अगर आप कंपैरिजन चार्ट देखेंगे LT फूड्स हैज परफॉर्म्ड वे बेटर देन KRBL। और अब मैं समझ गया हूं कि आपका एक इंडिकेशन था मेरे को बताने के लिए कि LT फूड्स भी बोल दीजिए तो आपकी इज्जत थोड़ी बची रह जाएगी। बट एनी हाउ सर योर पर्टिकुलर एनालिसिस एंड जो आप चीज लेकर आए थे वो बहुत अच्छे से काम कर रही है। LT फूड्स हैज परफॉर्म्ड रियली वेरी वेल, बट सर KRBL ने भी इज्जत रख ली है। तो मैं ये शेयर करना चाह रहा था कि KRBL 320 पे रिकमेंड किया था, 380 का पहला टारगेट है वो अचीव हो गया है। इसके अलावा 460, 520 इसके लिए हम वेट कर सकते हैं। तो एक अपडेट तो ये है सर, और एक अपडेट है थोड़ा पुराना, अपना रिकमेंडेशन था 3 जून को जयकॉर्प दिया था सर, और जब दिया था जैसे कि मैं अभी कुछ देर पहले बता रहा था कि जो रिकमेंडेशंस आपके समक्ष रखी जाती हैं आप उसको आराम से इत्मीनान से अपने हिसाब से जब मन करे तब जितनी क्वांटिटी करे तब खरीद सकते हैं। सर जयकॉर्प उनमें से कुछ एक काउंटर है जो बहुत ही आराम से सो गया था मेरी रिकमेंडेशन के बाद, और कुछ एक लोगों ने कमेंट भी किए थे कि बहुत ही बेकार शेयर है, बट एनीवे सर इसने भी इज्जत रखी है। 127 लेवल्स पे रिकमेंड किया था, और पहला टारगेट 156 का था जो रिसेंट टाइम्स में इसने टच कर लिया है। आज ही इसने एक 52 वीक हाई भी मारा है, तो वो 52 वीक वाला जो अपना एक चैप्टर चल रहा है उसमें एक और एडिशन हो गया है। आज मैं इसके बारे में बात सर सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उस टाइम पे टारगेट दिया गया था हमारा सेकंड टारगेट 198, जो बहुत इजीली अब दिख रहा है कि ये टच कर लेगा। सर छोटा सा रिविजन है इसमें, अब एक नया टारगेट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 224 का। 198 पे स्लाइड प्रॉफिट बुक करें, मगर पोजीशन अपनी पूरी खाली ना करें, नीचे के लेवल्स में आए वापस से बाय करें, अदरवाइज 224 लेवल्स पे आएगा तब जाके अपन और देख सकते हैं कि इसमें क्या करना है। ठीक है, तो ये एक बार फिर बढ़िया, बहुत बधाई रचित जी, बढ़िया एनालिसिस। KRBL में बढ़िया मुनाफा और जयकॉर्प में भी बढ़िया मुनाफा, 52 वीक हाई पे आपके रिकॉर्ड को मेंटेन करता हुआ, और आज लगा करके आया 186 रुपए के आसपास का ऊपर का, और अब उसके अंदर में रिवाइज भी कर रहे हैं रचित जी। तो ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पे अभी टारगेट्स आगे और बढ़ सकते हैं, तो जैसे जैसे नया डेटा आता जाता है, नई नई चीजें, तो उस हिसाब से अपडेट भी करते जाते हैं। मतलब कहने का ये कि एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, टारगेट्स के पास हम
पहुंच रहे हैं, लेकिन जब टारगेट अचीव हो रहा हो तो ये जरूरी नहीं है हर बार कि तो भले ही बाजार और बाकी चीजें वोलेटिलिटी और वो सब कुछ है, लेकिन बाकी डेटा बाकी चीजें सब कुछ एनालाइज करके वो अभी कह रहे हैं कि इसको अभी मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, यानी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बढ़िया है सर, ये राय जैकब। ठीक है सर।